कैसे भी लगाना है उसको, नहीं लग रहे हैं हल्के वाले लगाओ, नहीं लग रहे हैं कॉन्सेप्ट पढ़ो, लेकिन 30-40 क्वेश्चन लगाने हैं डेली की डेली, तभी जाकर कोई काम या कोई बात बनेगी, है ना। डेली 30 क्वेश्चन लगा रहे हो, 10 दिन में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके? 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। महीने भर में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके? 900 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। उसके बाद 10 महीने में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 9000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 9000 क्वेश्चन लगा के अगर तुम जा रहे हो जीमेंस देने, तो मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं जा पाओगे एनआईटी। ज्यादातर बच्चे ये चीजें कर नहीं पाते हैं। रास्ता सबको पता है करना क्या है, लेकिन करता कोई नहीं। तो कोशिश करो यार, तुम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अब चलो शुरू कर देते हैं आज का। क्या है भाई, आज का हमारा टेस्ट पेपर डिस्कशन होगा। माय नेम इज मोहम्मद नुमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर, और आज हम करेंगे टेस्ट पेपर का डिस्कशन। 11th फिजिक्स जेईई का सिलेबस कवर कर रहे हैं हम, और आज जो है हम बात करेंगे, आज की जो डेट है हमारी वो 28/12/2024। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर सरफेस टेंशन एस दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, और प्लैंक्स कांस्टेंट कितना दे रखा है आपका? एच दे रखा है, तो आपको ये बताना है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा लीनियर मोमेंटम का वो क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है किसका? लीनियर मोमेंटम का। अब ये सवाल मैंने ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। उसमें करना क्या होता है कि आपको सरफेस टेंशन की डायमेंशन पहले लिखना है। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है भाई? ml0t-2। हाँ, ml0t-2 या mt-2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्वांटिटी कौन सी थी हमारी? दूसरी क्वांटिटी थी हमारी इनर्शिया। इनर्शिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml2 हो जाएगी। हाँ, तीसरी क्वांटिटी हमारी कौन सी थी भाई? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, एच जिसको बोलते हैं, उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml2t-2। क्या? ml2t-1। हाँ, ml2t-1, ठीक है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, राइट। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr² होता है, राइट। E इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई? एच न्यू होता है। यहाँ पे E क्या है? एनर्जी, और न्यू क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी। यहाँ से आप निकाल लोगे किस चीज की डायमेंशन? आप निकाल लोगे इस चीज की डायमेंशन, क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल लोगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मोमेंटम की डायमेंशन, ठीक है। तो मोमेंटम से रिलेशन पूछा जा रहा है, तो हमको पता है कोई भी क्वांटिटी में रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाते हैं। एक के ऊपर पावर ए, दूसरे के ऊपर पावर बी, और तीसरे के ऊपर पावर सी चढ़ा देते हैं, और सबकी डायमेंशन लिख देते हैं। मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? mlt-1। हाँ, mlt-1 हो जाएगा। बस रख दो mlt-1, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, इक्वल आता है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। s की डायमेंशन रख दो, क्या हो जाएगा? mt-2 टू द पावर a। फिर उसके बाद i की डायमेंशन रख दो, क्या हो जाएगा? ml2 टू द पावर b हो जाएगा। उसके बाद h की डायमेंशन रख दो, क्या हो जाएगा? ml2t-1 टू द पावर c हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना होगा? हमको लाइक टर्म्स को एक साथ करना होगा, यानी m टू द पावर a हो गया, और यहाँ से m टू द पावर b हो गया, और यहाँ से m का पावर c हो गया। फिर उसके बाद l पे देख लेते हैं, l के ऊपर पावर कितना हो गया? 2b हो गया यहाँ से, और यहाँ से कितना हो गया? 2c हो गया। फिर t पे देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? -2 हो गया, और फिर 2b हो गया, और फिर -2c हो गया। बात समझ में आ रही क्या? यस सर। हाँ, उसके बाद क्या करना होता है? दो साइड पावर्स को कंपेयर। तो पावर्स को कंपेयर कर लो। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, है ना। 2 टाइम्स b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 1 हो गई। उसके बाद यहाँ से -2a प्लस 2b माइनस 2c की वैल्यू कितनी? -2a प्लस 2b माइनस 2c की वैल्यू कितनी हो गई भी? यहाँ से -1 हो गई। अब यहाँ से आपको यूज करना होगा, क्या यूज करना है यहाँ से? अब आपको यहाँ से भाई फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को आपको यूज कर देना है। चलो, यहाँ से आप देखोगे कि b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 1/2 हो गई। इसको रख दो पहले इक्वेशन में। a प्लस b प्लस सी की वैल्यू 1/2 हो गई, तो ये 1 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ, राइट। नहीं समझ में आ रहा क्या? सर आ रहा है। आगे से ये तो बेसिक मैथ तो आ जाना चाहिए भाई चीज। अब उसके बाद जो है a की वैल्यू रख दो इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 कहता है -2 इंटू a की वैल्यू हाफ रख दिया, प्लस 2b रख दिया, -2c रख दिया, -1 के इक्वल आ गया। तो ये -1 प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल्स टू -1 आ गया, राइट। तो 2b माइनस 2c इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई? 0 आ गया। सही कर रहा हूँ क्या मैं? कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? यहाँ तक मुझे लग रहा है मैं तो सही कर रहा हूँ, ठीक।
बी प्लस सी की वैल्यू हाफ रख दिया, ए प्लस हाफ की वैल्यू 1 होगी, हाफ हो गया, ठीक है। -2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई, आपने रख दिया, हाफ रख दिया, ठीक है, -1 हो गया, 2b -2c -1 हो गया, ठीक है। और 2 टाइम्स b माइनस सी की वैल्यू 0 हो गई, और b माइनस सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, और b प्लस सी की वैल्यू कितनी थी आपकी, हाफ थी। अब इन दोनों को जोड़ दो, 2b बराबर कितना हो गया आपका, हाफ हो गया, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 हो गई। अब अगर b की वैल्यू 1/4 है और b प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/2 है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 हो गई, राइट। नहीं समझ में आ रही बात क्या? आ गई। अच्छा, ये आप लोग को समझ में, ये कुछ अलग किया है क्या मैंने, सिंपल मैथ्स तो लगाया है, इधर से उठा के उधर वैल्यू डाला, उधर से उठा के इधर वैल्यू डाला, बस। अब उसके बाद जो पहली वाली चीज है, रिलेशन है, इसी में डाल देंगे ए और बी और सी की वैल्यू, क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और s टू द पावर a, तो s टू द पावर a की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या था, अच्छा ये नाम क्या दिया, अच्छा वही सेम नाम दिया है, मतलब लेटर, पता चला मैं कुछ और लेटर दे रहा हूँ, वो कुछ और लेटर दे रहे हैं, ऑप्शन मैच नहीं करता। i की वैल्यू i टू द पावर b आया था, और b की वैल्यू 1/4 है, और उसके बाद h टू द पावर c आया था, उसकी भी वैल्यू 1/4 है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा क्या, कुछ सर गड़बड़? ऑप्शन रॉन्ग कर है सर, मैंने निकाला था h की पावर 0 आई थी इसकी और मैंने गलत हाँ किया सर, भाई, थर्ड और वाला क्या? ऑप्शन आ रहा है। मैंने गलत किया उसमें, मैंने कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन इसके अंदर गड़बड़ किया, करना तो ऐसे ही। सर मेरा सी आंसर आया था सर। अच्छा ठीक, तो इसमें देखिए क्या गलती है, हमने सही किया है कि नहीं सही किया, मोमेंटम ही निकालना था ना, और कुछ का, हाँ लीनियर मोमेंटम से रिलेशन निकालना था। सरफेस टेंशन की डायमेंशन आपकी कितनी थी, mt-2 थी। उसके बाद इसकी डायमेंशन कितनी थी, इनर्शिया की डायमेंशन कितनी थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन कितनी थी, ml2 थी। उसके बाद जो है आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन कितनी थी, ml2t-1 थी, ठीक है। रखा हमने, ए रखा, बी रखा, सी रखा, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा, देख लो, m टू द पावर a, m टू द पावर b और m टू द पावर c हो गया। ओह अच्छा, t टू द पावर -2a हो गया, और ओ अच्छा, देखो मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हो गई, यहाँ पे t है ही नहीं, अब मैंने यहाँ पे इसकी जगह डाल दिया, बस। तो तुम लोग बता भी नहीं रहे हो कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, -2a और ये -c, राइट। एल के ऊपर पावर 2b हो गया और एल के ऊपर पावर 2c हो गया, तो हमारी इक्वेशन गलत बन गई, और क्या यहाँ पे अब हम कंपेयर कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 हो गई, और 2b प्लस 2c की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और -2a -2c है, ये इक्वेशन ही हमारी गलत बनी है। जब इक्वेशन गलत बनी तो कैसे सही आएगा, -2a -c की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। अब उसके बाद यहाँ से आपने a की वैल्यू तो सही आएगी, ठीक, a की वैल्यू तो सही आएगी। उसके बाद हमको निकालना होगा c की वैल्यू, उसके बाद हम c की वैल्यू निकालेंगे, इसमें डाल देते हैं -2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, हाफ, माइनस सी इज इक्वल्स टू -1, ये क्या बन जाएगा भाई, -1 इज इक्वल्स टू -c इज इक्वल्स टू -1, तो c की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। अब जब c की वैल्यू 0 आ गई, हाँ c की वैल्यू आपकी 0 आ गई, ठीक। अब जब c की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ डालेंगे हम b प्लस c की वैल्यू है कितनी, हाफ, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई। अब उसके बाद जो हमारा रिलेशन था p इज इक्वल्स टू k टाइम्स m टू द पावर a की वैल्यू कितनी है भाई, हाफ, नाम क्या है यहाँ पर, s टू द पावर a की वैल्यू हाफ है। फिर उसके बाद है i टू द पावर b की वैल्यू भी हाफ है, और इसके बाद क्या था हमारा h टू द पावर c, h टू द पावर 0 हो जाएगा, हाफ हाफ 0 कौन सा आएगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर c आ जाएगा। दोनों चीज मैंने आपको करके दिखा दिया कि अगर आप इक्वेशन गलत बनाओगे तो क्या आंसर आएगा, और अगर प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो क्या आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में क्या सभी को, जितने लोग यहाँ देख रहे हैं भाई, यस सर। यस सर। सभी लोग से बन गया था क्वेश्चन, यस सर। सभी लोग से बन गया था क्वेश्चन कि नहीं बना था, यस कर सर। दिया बन गया था। था। सर बन गया था। हाँ ये तो देखो, बस मैंने गलती भी देखो, मेरी गलती क्या हुई, यही चीजें थोड़ा सा देखने की जरूरत है। मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी में भाई टी के ऊपर पावर बी डाल दिया, जो कि आपको नहीं करना है, दोबारा से चेक किया, आ गया सही, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब उसके पार्टिकल क्रॉस कर रहा है ओरिजिन को एट टाइम t इक्वल्स टू 0, मूव इन द xy प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन। अगर इसकी इक्वेशन इतनी है तो वेलोसिटी कंपोनेंट बताना है x डायरेक्शन में। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि भैया y इक्वल्स टू bx स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो है उसका मोशन हो रहा है,
और इसके पास एक्सेलरेशन किस में है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तब आपको इसका वेलोसिटी कंपोनेंट बताना है, एक्स डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो बताना है। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हमारे पास रिलेशन है y इज इक्वल्स टू bx स्क्वायर। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं dy बाई dt, तो क्या हो जाएगा, bx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x 2x हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था रजविंदर, आपकी क्वेश्चन No, हुआ था sir. ये? नहीं सर, मैंने वो क्वेश्चन नहीं किया। महक, सर ये वाला नहीं बना था। अच्छा ध्रुव, तुमसे नहीं हुआ था, अच्छा और नो सर। और कौन है, सर मैं अभी नहीं कर पा सर रहा था। मुझसे भी अच्छा अंशु तुमसे भी नहीं हुआ, शिवान तुमसे हुआ था ये क्वेश्चन, नो सर मैंने भी नहीं किया था। अमनदीप बेटा, प्रभजोत तुमसे नहीं हुआ क्वेश्चन ये, बताओ बेटा यार, तुम लोग तो एकदम ही ऐसा होपलेस वाली हरकत कर रहे हो, इतना कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं था, ठीक है हो गया, गलती हुई तो बताओ, बात करो कि यहाँ नहीं हुआ हुआ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x डी। देखो यही चीज मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर आपको एनएलएम या आपको काइनेमेटिक्स नहीं आ रही तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, लेकिन हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dx अपॉन dt लगाना पड़ेगा। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ और मल्टीप्लिकेशन में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन v इंटू 2x, ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। सही है, देखो Yes, विकास sir. बोल रहे हैं कि नहीं हुआ, ठीक है चलो अच्छी बात है, ये बताओ तो सही, किसी का नहीं हुआ, किसका हुआ वो तो बताओ, किसका नहीं हुआ वो तो बताओ। चलो सर ये पता कैसे चला कि वो y डायरेक्शन और dx है? भाई dy बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। हाँ Yes. सर। अब y लिखा है तो किस डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में होगा कि x डायरेक्शन में होगा। Y ऐसे ओके। dt क्या होता है, ये भी वेलोसिटी होता है लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में होगा। Yes, ma'am. देखो तुमको चीजें पता है लेकिन अप्लाई कैसे करना ये नहीं पता, माइंड यूज करो। एकता का भी नहीं हुआ। चलो फिर अगेन डिफरेंशिएट करता हूं मैं t के रिस्पेक्ट में, dy बाई dv y अपॉन dt बराबर v इंटू, अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा 2b और x vx को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, x vx जो हमारे वेरिएबल है, ठीक है, तो ये dv y अपॉन dt हो जाएगा 2b। बताओ चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करके बताओ, अगर मैं vx को रोकूंगा तो एक बार x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, प्लस x को रोकूंगा तो एक बार vx को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या ये डिफरेंशिएशन नहीं आता आप लोग को? आता है आता है सर. सर। हाँ अच्छा, dv y अपॉन dt क्या बन जाएगा, Acceleration. किस डायरेक्शन में, सर एक्सेलरेशन y Y डायरेक्शन। acceleration in y y डायरेक्शन, 2b, ये हो गया vx, और dx अपॉन dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, in x x डायरेक्शन x में। डायरेक्शन। प्लस x evx अपॉन dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी x डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन इन x एक्सेलरेशन डायरेक्शन। सॉरी एक्सेलरेशन। अब उसके बाद जो है हमें x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो ये टर्म हो गया आपका 0, राइट। ax की वैल्यू 0 दी है क्वेश्चन में, ठीक है। अब जिसको नहीं पता ax की वैल्यू 0 कैसे दी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो, पार्टिकल मूव कर रहा है और वो मूव करते हुए ओरिजिन को क्रॉस करता है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ये प्लेन है, ये x है प्लेन और आपका ये y प्लेन है, ठीक है। ऐसे मूव टहलते टहलते यहाँ पे पार कर रहा है, जब ये यहाँ पार कर रहा है तो टाइम t इक्वल्स टू 0। इन सब बातों का इतना इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, बात ठीक है। इसका जो है एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में कितना, a दे रखा है, कैसे पता चला, क्योंकि ऑप्शंस में लेटर ए का यूज हुआ है, ऐसे देख करके हमको पता चला, वरना जिसको हैबिट होती है क्वेश्चंस पढ़ के समझने की उसको बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा। तो इसके पास ये जो पार्टिकल है एक डायरेक्शन, एक एक्सेलरेशन इसका y डायरेक्शन के अलोंग है, x डायरेक्शन के बारे में नहीं दिया है, तो इस डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, ठीक है। कहीं कुछ बोला है क्या एक्स डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन में कोई एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन बोला है क्या यहाँ पे क्वेश्चन में? नो सर। अब ये इस इक्वेशन को पढ़ाया है मैंने आपको, किस इक्वेशन, जो एक्स और वाई में इक्वेशन होती है मोशन की, उसको क्या, कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन बोलते हैं। वो कौन सा मैथमेटिकल, कौन सा शेप फॉलो कर रहा है
वो आपने बिल्कुल सही बताया, पैराबोला कहते हैं, लेकिन इन जनरल कौन सा बोलते हैं? इन जनरल ट्रैजेक्टरी इक्वेशन बोलते हैं। वेरी गुड, दोनों बात सही। Okay. अब उसके बाद ये फॉलो कर रहा है किसको भैया? y = bx पर फॉलो कर रहा है। बस इतना बात बताया। उन्होंने पूछा कि वेलोसिटी कंपोनेंट बताना है x डायरेक्शन में। अब आ जाओ वापस। अब यहाँ पे जब वापस आओगे ये पार्ट तो 0 हो गया, vx मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? vx square हो जाएगा। तो vx² अच्छा ay की वैल्यू दे रखा था, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन की वैल्यू दे रखा था, दैट इज a। क्वेश्चन में दे रखा था। कहाँ दे रखा था? यहाँ क्वेश्चन में बोला था कि देखो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है? a है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो मैं यूज कर दिया, मैंने उसको a लिख दिया। अब vx² जो हो जाएगा a/2b हो जाएगा। तो vx कितना हो जाएगा यहाँ से? अंडर रूट a/2b। 2b। टफ क्वेश्चन था क्या ये? डिफरेंशिएशन यूज करके नहीं कर पा रहे थे तुम लोग इसको, हैं जी? कौन सा हो गया ये? B option. a/2b कौन सा वाला हो गया? ये वाला हो गया a/2b। ठीक। अब उसकी बात नहीं समझ में आया क्या? क्वेश्चन कैसे करना था? सर चेन हाँ रूल जी? का समझ नहीं आता कि कहाँ चेन रूल लगाना अरे है। चेन रूल, अच्छा चेन रूल कहाँ? देखो वेरी गुड, चेन रूल कहाँ लगाना है भाई? अब आपको पता करना होता है, देखना होता है क्वेश्चन में कि वेरिएबल कौन कौन से। भाई x वेरिएबल है और vx वेरिएबल है ना? वेलोसिटी वेरिएबल है, x वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है भाई? यहाँ पे देखो इन जनरल यही रहता है कि जो x होगा, जो vx होगा, है ना, जो y होगा, जो vy होगा, y से रिलेटेड टर्म, x से रिलेटेड टर्म, ये सारी चीजें वेरिएबल होती है। अनलेस कुछ बात बोला जाए, अनलेस अगर उसमें कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट लगे या कुछ बात बोला जाए, है ना, तब तक आप x वाले टर्म को, y वाले टर्म को, vx है, vy है, इन सारे टर्म्स को क्या बोलोगे, क्या मानोगे आप? वेरिएबल मानोगे। और जब दो वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो चेन रूल लगाते हैं। अगर यहाँ पर मैं बोल देता x vx और बोल देता कि vx इज कांस्टेंट, है ना, अगर मैं बोल देता इफ, है ना, अगर इफ vx इज कांस्टेंट तो vx को बाहर निकालते, d dt ऑफ x कर देते। या इस यहाँ पे तो सही नहीं है बोलना, मान लो ऐसे होता x और मान लो y बोलता, है ना, और मैं बोल देता कि y जो है कांस्टेंट है। अगर मैं बोलता तो, अगर नहीं बोलता तो उसको वेरिएबल लेके चलते हम, ये आपको समझने की जरूरत है। अगर मैं नहीं बोलता तो उसको वेरिएबल लेके चलते, लेकिन अगर मैं बोल दिया कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालो और फिर dx/dt कर दो, ये बन जाएगा y × vx। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन, जो ये वाला एक्सेलरेशन है, वेरिएबल होगा कांस्टेंट होगा? बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए था, वेरिएबल की कांस्टेंट? फिर कांस्टेंट नहीं, जब भी ऐसा कोई x और y के टर्म्स में आए तो बाय डिफॉल्ट अपने आप वो चीज क्या होनी चाहिए थी, वेरिएबल होनी चाहिए। ठीक है, जब तक कि बोला ना जाए। ठीक है, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, ये ay क्या होना चाहिए था बाय डिफॉल्ट? वेरिएबल होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए था? वेरिएबल। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये जो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। जब बोल दिया है तो फिर उसके हम कांस्टेंट मानेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब तक बोला ना जाए x वाले टर्म को या y वाले टर्म को, या vx हो चाहे vy हो, जब तक बोला ना जाए तब तक वेरिएबल मानोगे। जब बोल दिया जाएगा तो उसको आप कांस्टेंट मानोगे, बस। अब b को बोला, b को बोल भी दिया, अगर b को नहीं भी बोलते तब भी हम इसको कांस्टेंट लेके चलते, और b को बोल भी दिया कि b क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, क्योंकि b जो है कोई वेरिएबल टर्म रिप्रेजेंटेशन का नहीं है ना, अनलेस वो किसी क्वांटिटी से जुड़ा हो। ठीक है, तो ये 4-5 बातें अगर तुमको समझ में आएगी, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा फिर आसानी से। बस यही करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट, अच्छा यहाँ तक बात समझ में आई सभी लोग को? ठीक है, ठीक है। सनी बेटा तुमको समझ में आया? नवदीशा तुमको समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसको फेंका जा रहा है बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन से फेंका जा रहा है 60 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से, और ये ट्रैवल कर सकता है कितना, x1 डिस्टेंस प्लेन अलोंग द प्लेन। और अगर हम उस इंक्लिनेशन को घटा के 30 डिग्री करते हैं और सेम मोशन करते हैं, सेम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं सेम वेलोसिटी से, तब वो x2 ट्रैवल करता है। तो x1 और x2 का आपको रेशियो बताना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन किस किसने किया, जल्दी बताओ भाई। मेरा नहीं किया किसी ने। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है क्या मामला है
हमारे पास एक ऐसा मामला है जिसमें हमें क्या करना है भाई, एक ये दिया हुआ प्लेन दिया हुआ, ठीक है, ये 60 डिग्री का प्लेन है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका अलोंग द प्लेन, ठीक है। अब अगर आप अलोंग द प्लेन फेंक रहे हो, क्या है सर, क्या, अच्छा किया है, रजिंदर ने किया है, वेरी गुड, शाबाश। अब अलोंग द प्लेन इसको फेंक रहे हो 60 डिग्री पे, है ना, तो ये जाता है जाता है जाता है जाता है, यहां तक जाता है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, x1, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस है कि अब हम इसको 30 डिग्री पर अलोंग द प्लेन फेंक रहे हैं, सेम वेलोसिटी से, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ऐसे ये जाता है जाता है जाता है जाता है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, x2 ट्रेवल करता है। आपको x1 is to x2 बताना है, ठीक है। तो अब अगर हम पहले केस की बात कर ले, वापस से अगर मैं डायग्राम बना लूं, पहले केस की बात करूं, अलोंग द प्लेन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो प्लेन अलोंग द प्लेन मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो अलोंग द प्लेन जो एक्सेलरेशन लगता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, कितना लगता है, चलो तुमको ऐसे याद नहीं रहेगा, ऐसे याद रहेगा, हाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है अलोंग द प्लेन, इस पे एक फोर्स लगता था, कितना लगता, m मास की ऑब्जेक्ट है तो इस पे कितना फोर्स लगता था अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये तो रटा होना चाहिए था। याद नहीं है, mg sin थीटा mg cos थीटा पढ़ाया था आप लोग को, mg sin थीटा, और ऐसे परपेंडिकुलर लगता था फोर्स mg cos थीटा, ये याद है कि नहीं याद है? यस सर सर याद तो है। मास से डिवाइड कर दोगे तो कौन सा, यस सर हाँ मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सीलरेशन क्या बन जाएगा, जी sin थीटा बन जाएगा, है कि नहीं। तो अलोंग द प्लेन हमको एक एक्सेलरेशन पता चल गया कितना है, जी sin, जो जी लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इसकी हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि मोशन ऐसे प्लेन के अलोंग हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी हम प्लेन के अलोंग ही लेंगे, उसी के अलोंग बात करेंगे, ठीक है। नहीं राजेंद्र, mg नहीं लगेगा, अलोंग द प्लेन पूछ रहा हूँ, प्लेन के अलोंग, प्लेन की लाइन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है दैट इज जी sin थीटा, ठीक है। ये बताने की जरूरत है क्या कि कैसे जी sin थीटा आया, कि याद है आप लोग को? याद है सर, आ गया सर। हाँ, जिसको नहीं याद है वो पूछ सकता है। अब जी जो लगता है वो परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मोशन अलोंग द प्लेन हो रहा है तो मुझे एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन चाहिए। वापस आ जाओ, तो अब अगर मैं इसमें बात करूं कि अगर मैं इसको v वेलोसिटी से फेंक रहा हूं ऊपर और इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज g sin थीटा, ठीक है। पहले केस में थीटा कितना था, 60 डिग्री था, ठीक है। और इसको करने की वजह से ये जो मोशन कर रहा है x1 डिस्टेंस चल रहा है, तो मेरे पास 3 क्वांटिटी है बेटा। अब मुझे 3 क्वांटिटी में बताओ कौन सा, अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, ये है एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर वेरिएबल। वेरिएबल कैसे हुआ, कांस्टेंट कैसे हुआ? सर दोनों केसेस में थीटा अलग है इसलिए अलग होगा। नहीं, इस केस में 60 डिग्री वाले केस में जो हमारा एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन आ रहा है वो जी sin 60 आ रहा है, ये जी sin 60 वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? इस केस में तो कौन सर इसमें कांस्टेंट। वेरिएबल कैसे हुआ, कांस्टेंट कैसे हुआ? सर जी की वैल्यू सर उसकी वैल्यू गिवन है क्योंकि हाँ सही बोला जी भाई, जी की वैल्यू कितनी है, फिक्स है 10 है, sin 60 की भी वैल्यू कितनी है, फिक्स है 10 है। जब दोनों वैल्यूज फिक्स हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ कि नॉट कांस्टेंट हुआ? सर कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब कौन सी इक्वेशंस लगती हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं, अगर एक्सेलरेशन ट्रैजेक्टरी कांस्टेंट इक्वेशन। नहीं नहीं बेटा, इक्वेशन इसको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तुम लोग को चीजें पता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at और s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और हाँ इक्वेशंस मोशन लगेगी, वेरी गुड राजेंद्र, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a। मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट x, मेरे पास है वेलोसिटी v, और मेरे पास है एक्सेलरेशन g sin 60। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कौन सी इक्वेशन बैठ रही है? पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली? रिपीट कीजिएगा सर। भाई हमारे पास 3 क्वांटिटी, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट x1, एक हो गया वेलोसिटी v, और एक हो गया एक्सेलरेशन g sin 60। दूसरी वाली सर, दूसरी वाली टाइम है ही नहीं हमारे पास, टाइम की बात ही नहीं किया। थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन। हाँ, अब हुआ क्या कि बॉडी को, इसमें एक चीज और तुम लोग को बाय डिफॉल्ट समझ जाना चाहिए कि हमने फेंका फेंका, गई 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 गई, फाइनली जाकर के यहाँ पर रुक गई,
है ना। फाइनली जा करके बॉडी यहाँ पर रुक गई, तभी तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या बोला है कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, x1 है। तो जब ये रुकी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0। 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी बोला अभी तुम लोगों ने, 0 इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, मान लो u थी, तो u स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना हो गया हमारे पास, g sin 60। अच्छा, एक्सेलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में था, तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे एक्सेलरेशन को कि नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव। हाँ। नेगेटिव। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया है पहले केस में, यहाँ से यहाँ तक, x1। ठीक है। उसी तरीके से दूसरे वाले केस में भी वही सेम चीज लगा लेंगे, सेकंड केस में भी, कि यहाँ पे भी हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। बॉडी यहाँ से यहाँ गई, फाइनली बॉडी यहाँ पे जाकर के उसकी रुक जाती है, 0 जाती है वेलोसिटी। इनिशियल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम वेलोसिटी u से फेंका गया, दोनों केसेस में सेम वेलोसिटी, तो u स्क्वायर। और एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है भैया, यहाँ पे एक्सेलरेशन था आपने बताया g sin 60 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना बताया, g sin 60, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g sin 30। g sin 30 हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका g sin 30, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है दूसरे केस में, यहाँ से यहाँ तक जा करके x2 ट्रेवल किया है। बस अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करो, लगा लो। अच्छा, इस पे अगर मैं इक्वेशन का यूज करूंगा, पहली इस वाली इक्वेशन का, पहली इक्वेशन का अगर मैं यूज करूंगा तो मेरा बनेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g sin 60 x1। और अगर मैं दूसरी इक्वेशन का यूज करूंगा तो दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g sin 30 x2। बस इस इक्वेशन को हम डिवाइड दे देंगे, x1 अपॉन x2 पूछा है कि x2 अपॉन x1 पूछा है, x1 अपॉन x2 पूछा है। तो पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से इसको डिवाइड करूंगा तो ऊपर नीचे सेम चीज है तो 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा तो 2g sin 60 x1 अपॉन 2g sin 30 x2 हो जाएगा। भाई 2g कैंसिल हो गया, sin 30 ये x2 है, ठीक है। sin 30 को उधर भेज देंगे, sin साइड को नीचे भेज देंगे, तो sin 30 अपॉन sin 60 बराबर x1 अपॉन x2 हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट पिट करके x1 और x2 का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1:√3 आ जाएगा। यही बात समझ में क्या सर, आ गई समझ। हाँ 2s, हाँ 1:√3 आएगा ना, क्योंकि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। sin 30 अपॉन sin 60 आएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, वो रेसिप्रोकेट होकर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर टू नीचे टू कैंसिल, नीचे 1 अपॉन नीचे √3 बच जाएगा। तो फाइनल आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा, ये क्या बोलते हैं आपका 1:√3 आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की, हाँ अब इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से क्लास में करा चुका हूं पहले से, लेकिन उससे पहले एक आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक फोर्स लग रहा है 3i + 2g का, एक मास 2 किलोग्राम की बॉडी पर, और उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है इनिशियल पोजीशन इधर से फाइनल पोजीशन इधर तक। तो आपको वर्क डन बताना है फोर्स का। ये वाला किया सब लोगों ने कि नहीं किया? यस सर। कैसे करोगे? यस सर। यस सर। माइक ऑफ कर लो। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ हाँ ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ू उसको छोड़ करके, समझ में आ गया सभी लोग को? यस सर, इजी था ये तो। हाँ ये तो इजी था, है ना। इसमें क्या बताओ भाई, इनिशियल पोजीशन दे रखा है, फाइनल पोजीशन दे रखा है, फाइनल पोजीशन दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है वो आपका फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करके निकल जाएगा, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके निकल जाएगा। तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, फोर्थ वाले को बता दे रहा हूँ। फोर्थ वाला किसने किया? सर किया था, मैंने किया था। हाँ वेरी गुड, हाँ मल्टीप्लाई वेक्टर्स करके हो जाएगा। फोर्थ वाला बता देता हूँ। बोला कि भाई 2 किलोग्राम का मास है जो ऊपर रखा गया है 8 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को चलाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए और बी के बीच में, यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उन्होंने बोला कितना है, 0.5 है, और यहाँ पर आप एक 20 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर नीचे वाली बॉडी के ऊपर लगा रहे हो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि भैया बॉडी साथ में चलेंगी नहीं चलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हाँ वह डायग्राम्स करेंगे, ठीक है। लेकिन उसको करने से पहले इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको हमने समझाया था। वो कॉन्सेप्ट हमेशा
याद रखना था, क्लास में भी समझाया था कि अगर इस बॉडी पर हम बात करें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम भी बताया था हमने कि अगर इंपॉर्टेंट चीज है इफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर ये पूरा सिस्टम इफ 3-4 बार 5 बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि अगर ये पूरा सिस्टम साथ में चल रहा है, अगर ये पूरा सिस्टम साथ में चल रहा है 20 न्यूटन से, तो फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम पे लग रहा है 20 न्यूटन, पूरे सिस्टम का मास कितना है 10 kg। 10 kg Sir, 10 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फिर कितना हो जाएगा यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम ऊपर उस बॉडी का नाम उन्होंने बोल रखा था ए है, ऊपर वाली बॉडी ए पर बात करें और नीचे वाली बॉडी, और अगर ए बॉडी पर बात करें, ठीक है, ऑन ए बॉडी पर फोर्स ऑन ए, तो फोर्स क्या होता है भैया मास इनटू एक्सेलरेशन। अब पूरी बॉडी अगर 2 के चल रही है तो ऊपर वाली बॉडी अगर 2 के एक्सेलरेशन से चल रही है तो ऊपर वाली बॉडी भी 2 के एक्सेलरेशन से ही चलेगी, राइट। हाँ 10 न्यूटन हो जाएगा। कैसे, मास कितना हो गया 2, एक्सेलरेशन कितना हो गया, नहीं 10 न्यूटन नहीं, अच्छा फाइनल आंसर 10 न्यूटन होगा। हाँ दैट्स ओके, होगा वो अलग बात है, मैं कुछ और 4 न्यूटन हो जाएगा 4 न्यूटन ऊपर वाली बॉडी पर 4 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए, है ना। Yes. ऊपर वाली बॉडी पर 4 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखी है और इसका जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, अगर वो 20 न्यूटन है, अरे 25 न्यूटन है, अगर ये 25 न्यूटन है, अगर ये 25 न्यूटन है, ठीक है, और आपने फोर्स लगा लिया 10 न्यूटन का, तो ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी? नो सर। नहीं करेगी, ठीक है। तो और नो सर। हाँ, तो हमें क्या चाहिए कि हमें देखना है कि ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं। अच्छा, मूव करने का मतलब क्या है यहाँ पर? मूव करने का मतलब है कि इस बी वाली बॉडी के ऊपर मूव करेगी कि नहीं करेगी। इस अब मूव करने का मतलब क्या है? मूव करने का मतलब ओवरऑल मोशन नहीं है, मूव करने का मतलब होता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि ये बी के ऊपर मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, बी से आगे जा रही, बी के साथ साथ चल रही है, कि बी से ज्यादा जा रही है, मतलब बी से ज्यादा स्पीड से जा रही है, बी से आगे जा रही है ना, बी से उसकी डिस्टेंस घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कि बी के साथ साथ चल रही है, बी के साथ रिलेटिव मोशन 0। रिलेटिव मोशन समझते हो ना तुम लोग? यस सर। यस सर। तो हाँ, अगर इसको साथ चलना है तो बी के साथ रिलेटिव मोशन होना चाहिए कि बी के साथ रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर। हाँ, बी के साथ रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए अगर साथ चलना है। लेट्स सी कि ये तो हमने समझा दिया आपको कॉन्सेप्ट। अब हम एक्चुअल में आ जाते हैं। ये था इफ वाला केस कि अगर वाली केस आ गया। अब एक्चुअल केस देखते हैं कि एक्चुअल में इस पर कितना फोर्स लग रहा है। एक्चुअल फोर्स देखते हैं, ठीक है। ये तो हमने देखा कि अगर वो साथ चल रहे हैं, ये कौन सा केस था? इफ वाला था। अगर साथ चलना है तो क्या होना चाहिए था? फोर्स न्यूटन। अब एक्चुअल देखते हैं हम कि एक्चुअल फोर्स, हम एक्चुअल देखते हैं। एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है। अब देखो इस पर आ जाओ वापस से, इस पर आ जाओ बात को वापस से। क्या बात कह रहा हूं मैं? ठीक है, अब मैं ये बात कह रहा हूं कि एक्चुअल फोर्स देखते हैं हम। तो हाँ, इसमें एक्चुअल हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ठीक है, मैं आसानी के लिए लिख रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ठीक है। और ये था कि अगर साथ चल रहेंगे, अगर साथ चलेंगे तो इस ऊपर वाली बॉडी पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। क्या बात कही मैंने कहा कि हमने देखा कि अगर साथ चलना है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रही लोगों को, लेकिन मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको समझा ये रहा हूं, कि अगर एक बॉडी, एक चीज ये है ना, और दूसरी चीज ये है, ठीक है। एक चीज ये है और कोई एक दूसरी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये तुम लोग को दिख रहा है कि ब्लैक कलर का रखा हुआ? नहीं दिख रहा होगा ये भी। सर बीच में आपकी वीडियो बंद हो जा रही है। बेटा तुम दोबारा ज्वाइन हो जाना। रिबिका, आपके बहुत माइक म्यूट हो जा रहा है, अनम्यूट हो जा रहा है।
ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, हाँ देखो अब शायद दिख रही होगी, ये दो ऑब्जेक्ट है ना। अब देखो कि अगर मैं इन दोनों को साथ चलाना चाहूँ, है ना, इधर से मैं नीचे वाली बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये जो ऊपर वाली बॉडी है ना, उस ऊपर वाली बॉडी पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि ऊपर वाली बॉडी पर अगर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है। अब ये जो 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो जो आपने फोर्स लगाया, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लगाया, इनडायरेक्ट लगाया आपने डायरेक्टली नीचे वाले पर लगाया और ऊपर वाले पर इनडायरेक्ट फोर्स लगा। तो जब इस पर 4 न्यूटन का फोर्स लगा तो हमने देखा, हमने समझने की कोशिश किया कि ये जो 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा वो आपके फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स से कम है, ठीक है। ये जो आप डायरेक्ट नीचे वाले पे लगाओगे तो ऊपर वाले पे 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब अगर ऊपर वाले पे 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है कि फ्रिक्शन फोर्स से कम है, ये दो बातें निकल करके आती है। अब इसमें हुआ क्या कि जो अगर ये 4 फ्रिक्शन फोर्स से कम हुआ 4 न्यूटन तो रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा, कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, कि रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा, ये बात समझनी। नहीं समझ में आई बात तुम लोगों को? फिर से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, फिर से समझाता हूँ। मैंने क्या समझाया, ये दो ब्लॉक सिस्टम का ऐसे रखा हुआ है ना, और मैंने इधर से ऐसे फोर्स लगाया, नीचे के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसके ऊपर लगेगा कितने का फोर्स, 4 न्यूटन का, ठीक है। अब अगर ये 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो अब ये जो 4 न्यूटन का फोर्स है ये बताएगा हमें कि बॉडी ये साथ में चलेंगी, दोनों ऐसे साथ में चलेंगी, कि ऊपर वाली वहीं की वहीं रह जाएगी और नीचे वाली ऐसे आगे की तरफ इसके साथ रिलेटिव मोशन करेगी और ये पीछे की तरफ गिर जाएगी। ये दो केसेस बने। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये साथ चलेंगी कि साथ नहीं चलेंगी? अगर ये दोनों साथ चल रही हैं तो इनके बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और अगर ये दोनों आपस में साथ नहीं चल रही, एक आगे बढ़ रही है, एक पीछे, एक वहीं की वहीं रुकी रह जा रही है, तब कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ये दो चीजें समझनी है आपको। तो वापस से सवाल आता है कि अगर मैंने नीचे वाले बॉडी पे फोर्स लगाया और ये दोनों साथ चल रही हैं, ये दोनों कैसे चल रही हैं, साथ चल रही हैं, तब इनके बीच जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो कैसा हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ कि काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ? स्टैटिक होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। स्टैटिक हाँ, अगर फ्रिक्शन। साथ चले और अगर साथ नहीं चलेंगे तब कैसा फ्रिक्शन होगा आपका? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये आपने बताया कि फोर्स कितना लग रहा है, ये आपने बताया कि फोर्स कितना लग रहा है। अब हम देखेंगे फ्रिक्शन कितना है। भाई फ्रिक्शन का एक ही फॉर्मूला था, दैट इज म्यू एन, और एन क्या होता था, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ये रखी है कितने, 2 किलोग्राम की, ये इसका डाउनवर्ड फोर्स होगा, इसका खुद का वेट कितना, 20 न्यूटन एक्शन फोर्स, और जो बी बॉडी है ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी एग्जैक्ट सेम कितना, 20 न्यूटन का। ये आपको पता है, आर नाम दे देते हैं ना, कंफ्यूज करेगा। Yes. ये आपको पता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स आप लगाते हो तो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, म्यू आर हो जाएगा। म्यू कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.2 दे रखा है। आर कितना है, रिएक्शन फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। आपको एक मिनट देख लूं, म्यू कितना है, 0.5 है, ठीक है ना। और आर कितना हो गया भाई आपका, 2 किलोग्राम की बॉडी थी ना, 20 न्यूटन, हाँ 20 हो गया। तो मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया फ्रिक्शन फोर्स सर 5 होगा ना म्यू? म्यू 5 है। ओ हाँ सॉरी, म्यू कितना हो गया आपका, 0.5। हाँ ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, ठीक। 10 न्यूटन। हाँ, तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स है 10 न्यूटन है, और जो फोर्स लग रहा है एक्चुअल में वो कितना है, 4 न्यूटन। तो जो केस होगा वो कैसा केस होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का केस हो जाएगा, बॉडी रिलेटिव मोशन नहीं करेगी, कि काइनेटिक फ्रिक्शन का केस हो जाएगा, बॉडी रिलेटिव मोशन करेगी। सर स्टैटिक फ्रिक्शन का केस हो जाएगा। तो एक्चुअल फोर्स एक्टिंग है ना इज लेस देन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से कम है। 10 कौन सा केस हो गया आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन का केस हो गया। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का हो गया इसका मतलब नो रिलेटिव मोशन होगा। अगर नो रिलेटिव मोशन हुआ तो इसका मतलब बॉडीज विल मूव टुगेदर, दोनों एक साथ चलेंगी। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आपको देखना है कि भैया अगर वो दोनों अगर 20 न्यूटन का लगा रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये कैसे होगा, सारी चीजें
और फ्रिक्शन कितना है भाई, 10 न्यूटन का फ्रिक्शन है, आपने लगाया 4 का, इसका मतलब कि स्टैटिक है, इसका मतलब अगर ये यही फोर्स बताओ 15 न्यूटन आ जाता, अगर ये वाला जो फोर्स हमने शुरू में निकाला था ये 15 न्यूटन आ जाता, तब कौन सा उस केस होता, क्या दोनों साथ में चलती बॉडी की नहीं साथ में चलती? सर फिर रिलेटिव मोशन होता। रिलेटिव मोशन होता, साथ में नहीं चलती। कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता? काइनेटिक होता है काइनेटिक। हाँ, ये केस में पढ़ा चुका हूँ आप लोग को पहले भी, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि बोट है जिसका मास कितना है, 1000 किलोग्राम है। उसमें आसान क्वेश्चन पहले मैं कोई देख लेता हूँ ताकि वो करवा दूं। आसान का मतलब कि जल्दी से हो जाए, ये नहीं कि ये नहीं करवाऊंगे सब, ठीक है। अगर O इज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये O है, ओरिजिन है। अच्छा, ये क्वेश्चन 8th वाला कितने लोगों ने कर लिया था और कितने लोगों ने नहीं किया था? सर मेरा हो गया था। हाँ, कैसे करना था भाई? आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला M1 R1 प्लस M2 R। M1 X1 प्लस M2 R1 का होगे तो आप उसके पोजीशन यानी X और Y को मिला के बता रहे हो, मैं X और Y को हट करके अलग करके बता रहा हूँ, अलग अलग दो पार्ट में बता रहा हूँ। M1 X2 प्लस M3 X3 प्लस M4 X4 अपॉन चारों मासेस का एडिशन, राइट? यस यस सर। उसी तरीके से अगर मैं Y सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो आप क्या लिखोगे? M1 Y1 प्लस M2 Y2 एंड सो ऑन। सेम चीज है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, राइट? बात समझ में आई क्या? यस सर। अब इसका जो है कोऑर्डिनेट आपको पता है, क्या है कोऑर्डिनेट भैया? ये कितनी डिस्टेंस पर है? -2b डिस्टेंस पर है, कॉमा वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है इसकी? h डिस्टेंस है, सही लिखा मैंने? यस सर। इसकी कितनी है? -b डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस h है। इसका तो x एक्सिस है ही नहीं, 0 हो गया, और y एक्सिस h डिस्टेंस है। और इसकी बात करूं, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? b, h हो गई। बस ये वैल्यूज डालना, x वाले x कोऑर्डिनेट में, y वाले y कोऑर्डिनेट में, और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया आपका? सर सी आ रहा था शायद। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करवाऊंगा, जिस लोगों ने नहीं किया है वो जाके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला कि बोट अच्छा, और कोई भी जो वर्डली में करा दूं। हाँ, जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम की बॉडी है जिसके कोऑर्डिनेट्स इतने 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 और इतने दे रखा है। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस। कितने लोगों ने कर लिया था ये क्वेश्चन? सर मेरा हो गया था। चलो, अंशु का हो गया, और लोगों का नहीं हुआ? चलो, राजविंदर का हो गया, चलो ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, उन्होंने बताया कैसे, मैं बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे करना है। बस ये एक्स एक्सिस हो गया आपका। हाँ सर ये आ रहा था, ये आ रहा था। चलो देख लेते क्या भाई। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, क्या सर सी पुराने वाले का था। अच्छा, सी पुराने वाले का था, ठीक ठीक ठीक। ये वाला किया तुमने राजविंदर? यस सर किया था। चलो ठीक, गुड। अब 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम की बॉडी है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। 2 0 0 2, 0 हो गया, 1 0, 0। देखो वाई जेड कोऑर्डिनेट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट सब 0 है, तो इसको मैं तो काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। फिर 0, 3 हो गया, एक यहाँ पे रखा है 0, 3 पे, और -2, -2 पे, एक यहाँ पे रखा है -2, -2 पे, ठीक है। 1 किलोग्राम की बॉडी यहाँ रखी है आपकी, है ना। 1 किलोग्राम यहाँ रखा है, 2 किलोग्राम यहाँ रखा है, 3 किलोग्राम यहाँ रखा है, और 4 किलोग्राम यहाँ रखा है। एक्स एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है। 1 2 3 4 2 0 0 3, ठीक ठीक है। अब होता क्या एक्स एक्सिस के? हाँ बेटा। सर वो रेड कलर से थोड़ा समझ नहीं आता। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बता दिया करो भाई। 4 किलोग्राम यहाँ रखा है, 1 किलोग्राम यहाँ रखा है, 2 किलोग्राम यहाँ रखा है, और 3 किलोग्राम यहाँ रखा है, ठीक है। अब देखो 1 किलोग्राम तो एक्स एक्सिस पर ही है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास इंटू 0 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 0। यहाँ दूसरे वाले किलोग्राम की बात करूं तो ये खुद एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसकी भी कितनी हो जाएगी? 0। तीसरे वाली बॉडी की बात करूं mr स्क्वायर, तो मास इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है? कोऑर्डिनेट के हिसाब से देख के बताओ कितनी है? सर 2 है सर। तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस इस 4 किलोग्राम वाली बॉडी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 2। तो बस इसी कर लेंगे भाई, ये 3 का स्क्वायर और 3, ये तो 27 हो गया, और 2 का स्क्वायर और 4 16 हो गया, और ये दोनों शुरू के 0 एड अप होके कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, है ना। कितना यूनिट होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो 43 आपका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में?
हाँ। सर अब उसके बाद मास ऑफ द मून जो है 1/81 दे रखा है अर्थ का, और ग्रेविटेशनल पुल 1/6 दे रखा है। ये किस वजह से होता है? तो ऑप्शंस यहाँ पे देखना पड़ेगा, है ना। ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस के बारे में पूछा यार रेडियस, रेडियस, ठीक है, रेडियस से रिलेटेड कुछ बातें पूछी जा रही है, तो हम उस हिसाब से बात करते हैं। क्वेश्चन 11 की। क्वेश्चन 11 क्या है कि स्मॉल जी जो होता है, आपको पता है क्या होता है? Gm/r² होता है, ठीक है, ये आपको पता है, राइट, मैंने आपको पढ़ाया भी। अब नहीं पढ़ाया क्या? ये बात नहीं समझ में आई क्या? यस सर था। अब अर्थ की बात करूं तो स्मॉल जी इक्वल्स टू Gm हो जाएगा और re² हो जाएगा। और अगर मैं मून की बात करूं, तो स्मॉल जी, इसको ई लिख देता हूं, इसको m लिख देता हूं, क्या हो जाएगा? Gmm/rm², ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को ये किया था आप लोगों ने, कितने लोगों ने किया था ये क्वेश्चन? जीरो। क्या जीरो बेटा? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10, अभी नहीं करा हूं मैं, 11 करा रहा हूँ। कितने लोगों ने किया ये वाला क्वेश्चन? किया था सर मैंने। अच्छा ठीक, एक ही बच्चा बताएगा क्या भाई? एक ही बच्चे पढ़ने आ रहे हैं? चलो देखो, अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अब डिवाइड कर दो। भैया डिवाइड किया तो Ge/Gm आ गया, Ge/Gm आ गया, और यहाँ से क्या हो गया भाई? Gme/re का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? rm² हो जाएगा। ऊपर से G, नीचे से G कैंसिल हो गया, तो Ge/Gm आ जाएगा आपका me/mm, मास वाला एक साथ लिख रहा हूं मैं, और rm/re का होल स्क्वायर। ये अरेंज करके लिख दिया। ये सभी को समझ में आया कैसे किया मैंने? यस सर। हाँ। Yes, sir. अब क्वेश्चन जो दिया हुआ, उन्होंने बोला कि जो मास है वो 1/81 टाइम्स है, हाँ, और ग्रेविटेशनल पुल जो है 1/6 टाइम्स है, ठीक है। तो जो मून का ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो 1/6 टाइम्स है अर्थ के। मैं रख देता हूं फ्रॉम डेटा, तो जी तो वही रहेगा, लेकिन जो मून का जीएम है ना, वो अर्थ का 6 टाइम्स है, 6th टाइम्स है, जी 1/6 टाइम्स है, तो Ge/6 हो जाएगा, और 6 ऊपर जाके पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद जो मास ऑफ अर्थ तो वही लिखोगे, लेकिन जो मास ऑफ मून है ना बेटा, वो अर्थ के मास का 1/81 टाइम्स है, तो मास ऑफ अर्थ अपॉन 81 लिखूंगा मैं, जैसा उन्होंने बताया है मुझे। तो ये पलट के जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर साइड में क्या था आपका? ये rm/re का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो ऊपर से एम, नीचे एम, ऊपर जी, नीचे जी कैंसिल, ये 6 और ये 81 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, और rm और re के स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, rm और i का स्क्वायर हटाऊंगा, तो क्या बन जाएगा? √6/81 हो जाएगा। लेकिन 6 तो अंडर रूट में रहेगा, 81 का रूट बाहर आ जाएगा, तो rm और re का जो रेडियस का जो रेशियो आ जाएगा, √6/9 आ जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला था कि रेडियस ऑफ अर्थ इज 9/√6 ऑफ द मून, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां से मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगा, रेडियस ऑफ अर्थ को उधर भेजूंगा, 9 को उधर भेजूंगा, और √6 को इधर भेजूंगा, तो ये 9/√6 रेडियस ऑफ मून बन जाएगा, और ये रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो यहां से हमको समझ में आया कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो मून के रेडियस की कितना टाइम्स है भाई? मून के रेडियस की 9/√6 टाइम्स है, जैसा कि उन्होंने ऑप्शन में बोला कि जो अर्थ की रेडियस है वो मून की रेडियस की 9/√6 टाइम्स है। वही हमने लगाया, फटाक से हमने लगा करके निकाल के बता दिया आप लोग को। आगे बात समझ में? यस सर। यस Yes, sir. यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है कि भाई डेंसिटी और प्रेशर का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। एक मिनट में, और जो वर्ड्स वाले क्वेश्चन है जल्दी मुझे बता देता हूँ। हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप ओरली बता सकते हो। 2 होल्स हैं जिसमें अनइक्वल डायमीटर्स के 2 होल्स किए गए हैं, ठीक है, किसमें? एक मेटल की शीट में, ये मेटल की शीट है, ठीक है। अब आप उसको बताना है कि जो सेपरेशन होगा सेंटर्स का, सेंटर्स ऑफ होल्स का, जो सेंटर ऑफ होल्स की जो डिस्टेंस है वो r है, और शीट को हीट किया गया है, तब क्या होगा? तो आपका है कि भैया इसकी भी डायमीटर बढ़ेगी, इसकी भी डायमीटर बढ़ेगी, लेकिन ये दोनों के बीच की जो सेंटर की डिस्टेंस है वो घटेगी। दूसरा है कि दोनों की डायमीटर, इसकी भी बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी, और आर जो है दोनों की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। तीसरा है कि 2 घटेगा, भैया ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, और आर उनके बीच का बढ़ेगा। उसके बाद है D1 D2 डिक्रीज करेगा, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, और आर भी, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी घटेगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर तो बी ऑप्शन हाँ,
तो ये सब बढ़ेगा। सर जब एक्सपैंड होता है ना तो ये सब भी बढ़ेगा। पहले इसकी भी डिस्टेंस बढ़ेगी, इसका भी डायमीटर बढ़ेगा, इसका भी डायमीटर बढ़ेगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आर है ना वो भी बढ़ेगी, वो भी एक्सपैंड होगी, सब एक साथ एक्सपैंड होंगे, ओके बढ़ेंगे। सर। आप समझ में आ रही ना? पहले अगर शीट ऐसे थी तो फिर बाद में शीट ऐसे बन जाएगी। पहले अगर एक यहाँ था एक यहाँ था तो बाद में दूसरा यहाँ है और यहाँ हो जाएगा। और अगर पहले दोनों के बीच की डिस्टेंस आर थी तो अब ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये थोड़ा बड़ा ही बनाऊंगा, हाँ बड़ा ही तो बनाया मैंने आर। तो आप देखोगे कि भैया यहाँ पे ये D2 था और अब ये यहाँ पे D2 है, अब ये यहाँ पे D1 था और यहाँ पे D1 है। हाँ क्या कह रहे हो? सर डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा? नहीं नहीं, देखो ये तो बनाया है, पहले इतना छोटा सा था, अब जब वो एक्सपैंड होकर के इतना बड़ा हो गया, जब वो एक्सपैंड होकर इतना बड़ा हो गया तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, है ना? बढ़ेगी डिस्टेंस, आपको लग रहा होगा, लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, दोनों की डिस्टेंस बिल्कुल बढ़ेगी। सारी बात समझ में? यस सर। अब उसके बाद है कि एसएचएम की बात कर लेते हैं। जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। यस, आप पढ़े हो F = -kx लगता है, और ये क्या होता है? एसएचएम कांस्टेंट होता है ये, ठीक है? स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं, एसएचएम कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का फॉर्मूला भी इसी तरीके से होता है, लेकिन स्प्रिंग के फॉर्मूले में वहां पे उसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, यहाँ पे एसएचएम के फॉर्मूले में इसको एसएचएम कांस्टेंट बोलते हैं। अब जब कांस्टेंट हटाओगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सेलरेशन जो और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। हाँ, आपको पता है कि जब भी एसएचएम होता है तो जैसे ही आप बात करोगे कि ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ऐसे ही बात करोगे कि भैया ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन। अब अगर वो मीन पोजीशन से इधर जाएगा, मीन पोजीशन से इधर गया, इसका डिस्प्लेसमेंट x इधर हुआ है, तो इस पे आपसे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, तो इसका x पे एक्सेलरेशन किधर लगेगा? ऐसे राइट साइड में एक्सेलरेशन लगेगा कि लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन लगेगा? इस पर लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में लगेगा। लेफ्ट साइड में। x एंड a आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा भैया? डिस्प्लेसमेंट। क्या था फॉर्मूला? a = -ω²x होता था कि नहीं होता था? यस सर। हाँ, मैक्सिमम वाले पता है उसको। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम मीन पोजीशन। वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम? भैया ऐसे जाता था, स्पीड कम होते यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती थी? 0। फिर वापस आता था, स्पीड बढ़ती थी, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती थी? मैक्सिमम। फिर जैसे ही इससे आगे बढ़ता था स्पीड क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी, कम, यहाँ पे पहुंच के वापस से 0। तो मीन पोजीशन पे स्पीड क्या हो जाती थी भाई? मैक्सिमम। एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट। नहीं, आपको पता है फॉर्मूला, आपको पता है कि जैसे आप जितना ज्यादा दूर जाते हैं, आपको पता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो यहाँ से आपको पता है एक्सेलरेशन भी -x के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा x होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो आपको पता है कि मीन पोजीशन पे x 0 होता है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? 0। एक्सट्रीम पोजीशन पर x जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका, ये वाली बात आपकी गलत हो गई। तो इनमें से पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, A B C आपके सही हो जाएंगे। ये कर लिया था सभी लोगों ने? हाँ यस सर। हाँ, वेरी गुड। 2 मिनट और दे दो, आई एम लीविंग यू गाइस। बस थोड़ा सा लेट क्लास शुरू हुई, थोड़ा सा और बातें हम कर ही ले। अब देखो यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, ठीक है? स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है, आपने पढ़ा है कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो 2a sin kx cos ωt। ऐसे 2a cos kx sin ωt भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 2a cos kx sin ωt, ये भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन मैंने ये वाला लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पर साइन के साथ x वाला टर्म दिख रहा है तो मैंने वो लिखा, कॉस के साथ t वाला टर्म दिख रहा है लिखा। अब उसके बाद हमें पता है कि 2a sin k जो होता है 2π/λ होता है, राइट? k की वैल्यू क्या होती है भाई? 2π/λ। नहीं पढ़ा आप लोगों ने क्या ये क्वेश्चन? ये चैप्टर नहीं पढ़ा? यस सर पढ़ा। 2π/λ cos ओमेगा, ओमेगा जो होता है 2π/t होता है, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। अब उन्होंने कहा भैया स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दे रखा है, आपको नोड और एंटी नोड के बीच बताना है। तो आपको पता है
कि नोड और एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है। यहाँ पर क्या बन रहा है, नोड बन रहा है, यहाँ ओपन पे क्या बनता है, एंटी नोड बनता है, और नोड और एंटी नोड के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, λ/4 होती है। ठीक है, नोड और एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, मैंने ओपन पाइप में बताया, ओपन पाइप में समझाने की कोशिश की, कहीं भी समझ सकते हो, स्टैंडिंग में भी समझो चाहे ओपन पाइप में समझो। ये हो गया आपका नोड और यहाँ पर हो गया आपका एंटी नोड। नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/4। हाँ, अब यहां से आप देखोगे कि आपको इक्वेशन दे रखा है 10 sin π/18x, क्वेश्चन दे रखा है भैया 10 sin π/18x और cos 84 πt दे रखा है। अब आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है 2a sin kx cos ओमेगा t, k का मतलब होता है 2 π/λ। यहां से कंपेयर कर लोगे π/18x है और यहाँ 2 πx/λ है, तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे π/18x है और यहाँ क्या है 2 π/λx, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से पाई लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 36 मीटर हो जाएगी। अब आपको λ/4 निकालना है, यानी कि 36/4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा भाई 9। 9। तो λ/4 जो होगा वो आपका 9 हो गया, यानी एंटी नोड टू नोड के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो 9। यूनिट शायद मीटर दे रखी है, 9 जो भी है मिनट। 9। हाँ हाँ ठीक बेटा, वेरी गुड। 9। हाँ ठीक। अब उसके बाद हाँ, अगर हम आपसे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि अगर एक रूम है जिसके अंदर हवा, ये बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। सर डी होगा। हाँ, बोला कि भैया रूम के अंदर अगर हवा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन से जाती है, और उसका रीजन दे रहा है कि भैया कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती तो है लेकिन वो एक्चुअल मोशन ऑफ द हीटेड मटेरियल, हीटेड पार्टिकल के एक्चुअल मोशन की वजह से होती है। तो अगर रूम में अगर आप कोई ऐसी चीज रख देते हो, क्या वो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन की वजह से वो हीट पूरे रूम में पहुंचेगी कि कन्वेक्शन की वजह से भी पहुंचेगी? कन्वेक्शन असर्शन गलत हो गया, और रीजन बोल रहे हैं कि कन्वेक्शन में होता क्या है कि पार्टिकल खुद मूव करके, या जो भी हीटेड मीडियम है वो खुद मूव करके पहुंचा के हीट जाता है, आपके घर तक लेके जाता है। तो सही बात है ये, सही है सर। हाँ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भैया असर्शन तो गलत है लेकिन रीजन क्या है आपका 100% बिल्कुल रीजन ट्रू है। अब अगर हम बात कर लें, बात करने का टाइम तो बचा नहीं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप लोग खुद करना, ठीक है। अब जैसे कि मोलर स्पेसिफिक हीट दे रखी है 5/R2 है, आपको पता है कि डेल्टा, हाँ वेरी गुड, NFR डेल्टा T/2 होता है और डेल्टा U जो होता है NCV डेल्टा T/2 होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि भैया जो ये नहीं बता रखा है कि वो CP है कि CV है, आपको बोला गया है कि एक मोलर स्पेसिफिक हीट दी गई है वो 5R/2 दी गई है, ठीक, 5R/2 दी गई है, ठीक, लेकिन वो क्या हो सकती है गैस, ये आपको समझाना है। तो अगर आपको दिया गया है कि C जो है 5R/2 है, ये हमको पता नहीं कि CP है कि CV। अच्छा, अगर मैं मोनोएटॉमिक की बात करूं तो मोनोएटॉमिक में हम बात करें CV क्या हो जाता है, FR/2 हो जाता है, और मोनोएटॉमिक के लिए F की वैल्यू कितनी होती है, 3। F की वैल्यू 3 हो गई, तो ये कितना हो गया भाई 3R/2, और CP बराबर CV प्लस R होता है, तो जोड़ूंगा तो वो कितना हो जाएगा भाई, CP बराबर CV प्लस R होता है, जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 5R/2। लेकिन अगर मैं डायटोमिक की बात करूं बेटा, अगर डायटोमिक की बात करूं तो F की वैल्यू कितनी होती है 5, तो CV क्या हो जाएगा यहाँ पे 5R/2 हो जाएगा, और CP क्या हो जाएगा आपका 7R/2। तो आप जो 5R/2 देख रहे हो ना वो दो जगहों पे आ रहा है, एक जो 5R/2 आ रहा है वो आ रहा है आपका मोनो, ना सिर्फ 5R/F नहीं, क्या 5R/2, ठीक है, यही कह रही थी। ये सही। हाँ, अरे वो मिस्टेक है। तो आप दो जगह देखोगे कि एक जगह 5R/2 कहाँ आ रहा है, मोनो में आ रहा है, और एक जगह 5R/2 कहाँ आ रहा है, डाई में आ रहा है। तो मोनो में हो सकता है या डाई में हो सकता है। वो C जो दिया गया है वो कौन सा, ये हमको पता नहीं है कि CP है कि CV है। तो जो भी मोलर स्पेसिफिक हीट है
कि सीपी है कि सीवी है नहीं पता, वो कहाँ कहाँ आ सकती है, वो आपका मोनो में आ सकती है और वो आपका डाई में आ सकती है, ट्राई में तो पॉसिबल ही नहीं। तो इसीलिए कैन बी मोनोटॉमिक और रिजिड। रिजिड डायटोमिक का क्या मतलब होता है कि इसका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने नहीं काउंट की है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने काउंट नहीं की है, डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट नहीं की है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है ना कि वो वाइब्रेट भी करने लगते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है, 5000 केल्विन से ज्यादा जब टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो उसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ऐड हो जाता है। तो वो जनरल होता नहीं ना, आपसे इतना ज्यादा पूछा जाता है, तो उसकी बात नहीं की गई। पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, मतलब यहाँ नहीं पूछा गया, तो इस वजह से उन्होंने रिजिड वर्ड लिखा है, अदरवाइज वो डायरेक्ट भी डायटोमिक लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि सारे स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी जो भी आपको नहीं आ, जैसे ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है बच्चों को, इसमें जो है T.A भी लगा सकते हो, है ना, कि वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है 0, फिर वो कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, उसके बाद कंटिन्यू, आई कांट कंटिन्यू बेटा, क्लास का टाइम ओवर हो गया है इस वजह से, वरना बताना तो मैं सब चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बता, एक स्पेशल आज मैंने आपको बता दिया, ब्लॉक वाला दोबारा से रिवाइज करा दिया है ना, 2 ब्लॉक सिस्टम को, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। Yes, sir. बाकी तो सब बताए, और भी सारी चीजें बताई मैंने, बाकी आप लोग खुद ही बताओ। यस सर। ठीक है बेटा, हाँ, ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। Sir, excuse me. हाँ बेटे, सर वो क्वेश्चन में आपने लिखा है प्रतिभा नेट सुधारो वाला,